Hi everyone, welcome to Dark UPSC. So as promised earlier, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में पॉलिटी का पहला वीडियो आपके सामने है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था, पॉलिटी में अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत अ, आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो आप जाके 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें और भी क्लासेस की एनसीईआरटीज पढ़ें, या फिर आपके सामने कंडेंस्ड फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो यूपीएससी पूछ सकता है, वो मैं आपके सामने रख दूं। तो हमारा जो एजेंडा है वो हमेशा से यही रहा है कि आपका काम बढ़ाना नहीं है, आपका आपका हाथ बटाना है। तो हम लोग आपका काम बढ़ाने नहीं आ रहे हैं, हम लोग आपका काम जो है कम करने आ रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर अगर आप देख लेंगे तो समझ लीजिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको और भी लक्ष्मीकांत के अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सो फार एज पॉलिटी इज कंसर्न। सो इस वीडियो में समझ लीजिए कि जो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी के, जो यूपीएससी पूछ सकता है, जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके। सो पहला कॉन्सेप्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ समझें तो लिबर्टी का लिटरल मीनिंग होता है फ्रीडम। तो फ्रीडम की ज़रूरत कब पड़ी? लिबर्टी पूरी दुनिया में इसका जो जो फेमस हुआ लिबर्टी, वो समझ लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो फ्रांस में जो रिजीम था, वो मोनार्कियल रिजीम था, डेस्पोटिक रिजीम था, बहुत ही अथॉरिटेरियन था। तो उसके बाद लिबर्टी की बात हुई, डेमोक्रेसी की बात हुई, इक्वालिटी की बात हुई। तो लिबर्टी का शाब्दिक अर्थ जो है फ्रीडम ही होता है। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जब वो शुरू शुरू में आता है तो बहुत ही असर्टिव होता है, बहुत ही निगेटिव होता है। तो लिबर्टी के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है निगेटिव लिबर्टी और दूसरा होता है पॉजिटिव लिबर्टी। मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जितना आपको ज़रूरत होगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। तो पहले लिबर्टी नहीं था। मान लीजिए 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उससे पहले लिबर्टी नहीं था फ्रांस में। तो जब लिबर्टी की मांग होगी तो बहुत ही असर्टिव ढंग से मांग होगी, बहुत ही अथॉरिटेरियन ढंग से मांग होगी। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट, मतलब पूरी जो भी बाउंडेशंस हैं, जो भी रिस्ट्रेंट्स हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो इंसान को इंसान बनने से रोक रही हैं, जो इंसान को फ्री होने से रोक रही हैं, उन सारी बाधाओं को खत्म करने का नाम लिबर्टी है। ये शुरू शुरू में समझा गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर उसको आप थेसिस का नाम दें, कोई भी कॉन्सेप्ट है पॉलिटी में, वो थेसिस का अगर उसको नाम दें, तो जो उसके बाद जो चीज आती है वो एंटीथेसिस होती है। एंटीथेसिस, ये हीगल ने बात कही थी, एक जर्मन फिलोसोफर था। एंटीथेसिस। लेकिन जब थेसिस के बाद एंटीथेसिस आता है, तो उसके बाद समझ में आता है कि नहीं यार, ये एंटीथेसिस तो कुछ ज्यादा ही असर्टिव हो गया है, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया है। तो उसके बाद जो है आता है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या करता है कि ये थेसिस और एंटीथेसिस की जो भी अच्छी बातें हैं, वो दोनों को एकोमोडेट करके एक एक नया सिंथेसिस बना देता है। तो बाद में क्या होगा कि ये सिंथेसिस फिर एक नया थेसिस बन जाएगा, और फिर उसका एक एंटीथेसिस आएगा, एंड द स्टोरी विल गो ऑन। तो यही हुआ लिबर्टी के साथ। तो पहला स्ट्रैंड ऑफ लिबर्टी जो आया वो निगेटिव लिबर्टी। मैंने समझा दिया कि सारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट है, एक्सटर्नल बाउंडेशंस है, सब कुछ खत्म करो, जितना भी इंटरफेरेंस है सब कुछ खत्म करो। लेकिन उसके बाद जो है, जॉन लॉक जैसे लोग आए, गांधी जैसे लोग आए, उन्होंने बताया कि नहीं, लिबर्टी का ये बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन है। तो यूपीएससी जो सवाल पूछेगा, यूपीएससी अगर सवाल पूछेगा तो समझ लीजिए वो पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में ही पूछेगा। क्योंकि निगेटिव लिबर्टी बहुत ज्यादा निगेटिव हो जा रही है। तो पॉजिटिव लिबर्टी का क्या है? हैविंग द कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज टू अचीव वंस पोटेंशियल एंड लीड अ फुलफिलिंग लाइफ। इसका मतलब यह है कि अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करो कि यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बाउंडेशंस, सिर्फ एक्सटर्नल बाउंडेशंस से खुद को आजाद मत करो। आपकी जो इंटरनल बाउंडेशंस हैं, आपकी जो इंटरनल सुपरस्टिशंस हैं, जो प्रेजुडिसेस हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप टेररिज्म को किसी एक विशेष समुदाय से जोड़ते हो, तो आपका ये प्रेजुडिस्ड ट्रीटमेंट है। अगर आप महिलाओं को किसी निगेटिव नज़र से देखते हो, तो ये आपका स्टीरियोटाइप है। तो आपकी जो इंटरनल वाइसेस हैं, इंटरनल रिस्ट्रेंट्स हैं, जिससे आप बंधे हुए हो, सामाजिक रीतियों से, धार्मिक रीतियों से बंधे हुए हो, वो तो एक्सटर्नल हो गए। लेकिन इंटरनली भी आप बहुत बंधे हुए हो। तो वो सारे बंधनों से जब आप मुक्त होते हैं और आप अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, आप
बेस्ट वर्जन ऑफ योर पर्सनालिटी बनते हैं। ये है पॉजिटिव लिबर्टी का असली मतलब। तो हैविंग द कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज टू अचीव वंस पोटेंशियल एंड लीड अ फुलफिलिंग लाइफ। इट इज ऑल्सो अबाउट एम्पावरमेंट रादर देन जस्ट नॉन नॉन इंटरफेरेंस। जस्ट नॉन इंटरफेरेंस तो मतलब बस लिबर्टी हो गया, निगेटिव लिबर्टी हो गया। नॉट जस्ट कि आपका कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट ना हो, रिस्ट्रेंट होना चाहिए, लेकिन यू शुड बी एबल टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन चॉइस के साथ साथ इस एक तरह का रेगुलेशन भी इसमें होता है कि सिर्फ चॉइस नहीं है। मतलब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम खुला सांड बन जाए, आप जो भी मन में आया बोल देंगे। अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कि आप हेट स्पीच करने लगे। तो ये सब चीजें नहीं है। राइट टू प्राइवेसी की, आपका आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, आपको क्या खाना पसंद है, क्या खाना नहीं पसंद है, इससे स्टेट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो लिबर्टी का जो पॉजिटिव मतलब है वो नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, बल्कि डेवलपिंग वन सेल्फ फुली, आपके आपकी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन आप बने। तो ये है पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब। तो जो भी क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में लिबर्टी से रिलेटेड, तो आपको पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही लेना है, आपको निगेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं लेना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है लिबर्टी के बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर्स एक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें बहुत ज्यादा बताने की बातें हैं नहीं, कि पावर जो है किसी भी गवर्नमेंट में अगर एक विंग के पास रहेगा, तो वो जाहिर सी बात है जिसको बहुत ज्यादा पावर दोगे वो पावर का को मिसयूज करेगा, वो उसका मिस यूटिलाइजेशन करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, पावर जो है वो सेपरेटेड होना चाहिए। एक विंग ऑफ द गवर्नमेंट, मान लो अगर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, तो लेजिस्लेचर का काम होना चाहिए लॉ बनाओ, एग्जीक्यूटिव को काम होना चाहिए उस लॉ को इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। और जुडिशरी का काम क्या है, उसको एडजुडिकेट करो, इंटरप्रेट करो लॉ को, कि वो तर्क संगत है कि नहीं, वो संविधान संगत है कि नहीं। तो पावर जो है किसी एक विंग ऑफ गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए, पावर जो है वो डिवाइडेड होना चाहिए। इसको दिया तो था मोंटेस्क्यू ने, मतलब इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मोंटेस्क्यू ने दिया था। इसका स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लिसिटली जो इसका प्रैक्टिकल बेसिस जिसने बताया था वो था जॉन लॉक ने। तो ये बात आप याद रखिएगा, जो बात मैंने बताई, नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर टू अवॉइड अथॉरिटेरियनिज्म। अगर किसी एक विंग ऑफ द गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाएगी तो वो अथॉरिटेरियन हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिकेम अ नॉर्म, जाहिर सी बात है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक एक इंपॉर्टेंट पिलर है सेपरेशन ऑफ पावर का। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ही नहीं तो वो एग्जीक्यूटिव के इशारे पर चलेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हुआ एनजेएसी की 99th अमेंडमेंट एक्ट जो था, 99th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें गवर्नमेंट ने बनाया एक एनजेएसी। जिनको पता होगा उनको पता होगा, एनजेएसी नाम का एक कमीशन बनाया कि जजेस का अपॉइंटमेंट जो है एनजीएसी करेगा। लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इट वायलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हालांकि सेकेंड एआरसी और बहुत सारे कमिटीज रेकमेंड करते हैं कि एनजेएसी होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिंग सुप्रीम कोर्ट, उसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हवाला देते हुए इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक एग्जांपल आप याद रखिएगा। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डीपीएसपी, सही बात है। कोई भी चाहे वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना हो, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना हो, लेजिस्लेचर को जुडिशरी से सेपरेट करना हो, सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके उसमें आएंगे, सेपरेशन ऑफ पावर में आएंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डीपीएसपी, बिल्कुल। आर्टिकल 50 बात करता है, सीधे सीधे बात करता है। विथ रेस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट इन सेंस कि इस वीडियो के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो ये रही बात सेपरेशन ऑफ पावर की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं, नेशन और स्टेट। ये सब कॉन्सेप्ट देखिए, दिखने में ये सब चीजें आसान लगती हैं, जब वो क्वेश्चन बन के आता है ना प्रीलिम्स एग्जाम में, और 2 घंटे का आपको समय होता है, और आप तो मान के चलते हैं कि पॉलिटी में तो आसान आसान क्वेश्चन आएगा, लेकिन यही स्टेट और नेशन पूछ देता है और आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, नेशन क्या होता है। नेशन थोड़ी सी इमोशनल फीलिंग होती है, एक फीलिंग ऑफ वी, मतलब हम।
मिसाल के तौर पर इंडिया जो है, इंडिया स्टेट बना 1947 में, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, इंडिया को सॉवरेनिटी मिली जब 1950 में संविधान बनने के साथ पावर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तब जाके इंडिया पॉलिटिकल जो है स्टेट बना। लेकिन क्या उससे पहले हम लोग राष्ट्र नहीं थे? उससे पहले हम लोग नेशन नहीं थे? बिल्कुल थे। एक फीलिंग ऑफ वी तो थी। वो वी फीलिंग नहीं होती तो हमारे फ्रीडम फाइटर साथ में लड़ते कैसे? 1857 में आज़ादी की क्रांति में हम लोग साथ कैसे आते? और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं, हमारा एक नेशन का एज अ कॉन्सेप्ट एंशियंट, इट हैज बीन इन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल, डेट्स बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये वी वाली फीलिंग है, वो जो इमोशनल फीलिंग है, ज्योग्राफिकल फीलिंग है, इसको नेशन बोला जाता है। और इंडिया जो है नेशन पहले बना था, नेशन पहले बन गया था, एंशियंट टाइम से था, मिडिवल टाइम्स में था, और मॉडर्न टाइम में था। और जो स्टेट है, स्टेट लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। दे मीन, सी स्टेट मतलब वो वाला स्टेट नहीं, यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं। एक स्टेट कैपिटल, जनरली इसको कैपिटल एस से लिखा जाता है, वो स्टेट होता है कि नेशन के बाद एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आता है जो जिसको स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट के चार पिलर्स होते हैं, ये साफ साफ याद रख लीजिएगा आप। पीपल होने चाहिए, लोग होने चाहिए, जाहिर सी बात है। टेरिटरी होनी चाहिए, अगर टेरिटरी ही नहीं रहेगी तो भाई कहाँ स्टेट फंक्शन करेगा? सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉवरेन नहीं है, अगर आपको क्या डिसीजन लेना है ये बाहर का कोई देश आपको बता रहा है, तो आप स्टेट नहीं है। गवर्नमेंट होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे पैलेस्टीन का एग्जांपल आप लीजिए। पैलेस्टीन, पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीनी लोग जो इसराइल के ईस्टर्न साइड में जो कुछ टेरिटरीज हैं, उसको जो है कि पैलेस्टीन बोलते हैं। तो पैलेस्टीन में फीलिंग ऑफ वी है। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को पैलेस्टीनी कहते हैं, वो मतलब लड़ते हैं इसराइल वालों से, और बहुत ही इमोशनली जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जो पैलेस्टीन को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इंडिया भी पैलेस्टीन को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो माफ कीजिएगा, पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन क्या वो नेशन नहीं है? नेशन वो बिल्कुल है, क्योंकि वो फीलिंग ऑफ वी है। वो जोग्राफिकल एग्जिस्टेंस है उसका, इमोशनल एग्जिस्टेंस है उसका, कल्चरल एग्जिस्टेंस है उसका, लिंग्विस्टिक एग्जिस्टेंस है उसका। लेकिन बस क्या नहीं है? तो ये चार पिलर्स नहीं है। ये चार पिलर्स नहीं है। पीपल भी हैं, टेरिटरी भी है, सॉवरेनिटी नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है, और फंक्शनल गवर्नमेंट भी नहीं है। तो पैलेस्टीन जो है इस नेशन तो हो जाएगा लेकिन स्टेट नहीं होगा। तो ये आप याद रखिएगा, स्टेट के चार पिलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी हुआ है 2021 में। तो ये चार पिलर्स आप याद रखिएगा। इट इज एन इमोशनल फीलिंग, जो नेशन जो है ये इमोशनल कॉन्सेप्ट है थोड़ा। ये ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट है, ब्रदरहुड या सिस्टरहुड, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो नेशन और स्टेट के बारे में आप याद रखिए। मैं सिर्फ उतना आपको बता रहा हूँ जितना एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में आपको जरूरत होगी। आप इसको अगर ऑप्शनल के हिसाब से देख रहे हैं या मेंस एग्जाम के बेसिस पर देख रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प ना करे, क्योंकि बताने को बहुत थेसिस मैं बता सकता हूँ कि स्टेट के बारे में तमाम लोगों के क्या क्या ओपिनियंस थे, वो क्या कहते थे, वो क्या कहते हैं। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ओपिनियंस ऑन स्टेट क्या रहे हैं। क्लासिकल थ्योरिस्ट जो थे वो स्टेट को मानते थे नेसेसरी एविल, मतलब स्टेट होना ही चाहिए, स्टेट जो है वो होना ही चाहिए। क्योंकि एक एक फिलोसोफर हुआ, नाम था उसका हॉब्स। हॉब्स ने क्या बोला कि इंसान की जो वास्तविक प्रवृत्ति है, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, और ह्यूमन लाइफ के बारे में वो कहा कि नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट होती है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है और जिस तरह से हम हमारा इंसान के तौर पर हम एग्जिस्टेंस में है, वो समझ लीजिए हम लोग नेस्टी हैं, हम लोग ब्रूटिश हैं, हम लोग एक तरह से जानवर ही तो हैं, जो कि अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो बहुत ही निगेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग उसने दिया। तो व्हेन लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, तो एक स्टेट होना चाहिए जो इंसान के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का काम करे, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्थापित हो स्टेट के बीच में और पीपल के बीच में, जो कि इस बात से गवर्न हो कि जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स उनको टैक्सेस देंगे, और जो स्टेट है, स्टेट मेनली उनको प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन के साथ साथ कुछ राइट्स देगा। तो जो सिटीजन्स हैं, दे पुट डाउन सर्टेन राइट्स टू एंजॉय सर्टेन राइट्स।
ये बात कही हॉब्स ने। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट ने जो कहा, वो कहा कि स्टेट नेसेसरी, एविल तो है स्टेट, कभी कभी एविल भी हो सकता है, लेकिन स्टेट इज वेरी मच नेसेसरी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, कोई भी कॉन्सेप्ट है, पहले स्टेट नहीं था, स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब स्टेट आएगा तो बहुत असर्टिव ढंग से आएगा। कोई भी थेसिस है, थेसिस के बाद एंटीथेसिस बहुत ही असर्टिव ढंग से आएगा। लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा सा सेटल डाउन करेगा, तब समझ में आएगा कि नहीं यार, ये एंटीथेसिस तो थेसिस से भी गड़बड़ है थोड़ा सा। तो अभी क्या आएगा, फिर सिंथेसिस आएगा। सिंथेसिस आएगा, सिंथेसिस। तो गांधी और मार्क्स जैसे लोग आए, मैक्स नहीं मार्क्स, ये मार्क्स कह लीजिए इसको। इन्होंने क्या बोला, क्लासिकल थ्योरिस्ट ने बोला कि नहीं, स्टेट होना ही होना चाहिए। लेकिन गांधी और मार्क्स ने क्या बोला कि नहीं, स्टेट जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एविल। स्टेट जो है वो, मतलब इट इज हार्मिंग मोर देन इट इज हेल्पिंग। तो इन लोगों ने क्या एम किया कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। स्टेट नहीं होना चाहिए और क्लास नहीं होना चाहिए। ये एक कॉमन प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा गांधीज्म और मार्क्सिज्म में। ये भी सवाल पूछा हुआ है। तो गांधी गांधी और मार्क्स दोनों क्लासलेस सोसाइटी जिसमें कोई डिफरेंस नहीं हो, और स्टेटलेस सोसाइटी जिसमें कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं हो, इसमें वो भरोसा रखते थे। तो आप याद रखिएगा इस बात को। एक क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से सीडीएस में, उसमें पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड कि कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद डिसबैंड कर देना चाहिए, तो उसका आंसर महात्मा गांधी है। याद रख लीजिएगा ये बात, ये पूछा जा सकता है फिर से, मतलब सीडीएस के क्वेश्चन जो है सीएससी में पूछा जा सकता है। सो एम फॉर क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, ये याद रख लीजिए। ये जो है कि गांधी गांधी और मार्क्स के बीच में एक कॉमन चीज है कि ये स्टेटलेस और क्लास, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हाल फिलहाल में भी पूछी गई हैं, और पुराने पेपर्स अगर आप देखेंगे यूपीएससी के, तो उसमें भी पूछी हुई हैं। सो बोथ एम फॉर स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी, कौन, मार्क्स और गांधी। ओके। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट दैट गवर्न अ नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, सिंपल डेफिनेशन है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स सिटीजन। जाहिर सी बात है, कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, एक कलेक्शन ऑफ लॉज है। जिस तरह से होता है आपका यूके में, वहां कोई एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां जो है कि लॉज ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से जो लॉ बन गया वही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ यहाँ जो है लॉज अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि गवर्न करता है किसी नेशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा आप। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट यूपीएससी फोकस करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है, पहले मोरालिटी का क्या मतलब होता है। एथिक्स जब पढ़ेंगे आप, तो कुछ लोगों ने इसको पढ़ा हो। मोरालिटी क्या होता है कि सच, सही और गलत में चुनाव करना। दो चीजें होती हैं, सही या गलत, उसमें चुनाव करना। आप क्या सोच के चुनाव करते हैं, ये डिफाइन करता है कि मोरालिटी क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये है कि सही और गलत का चुनाव करने के लिए आप संविधान का प्रयोग कर रहे हैं। आप संविधान के प्रिज्म से सही और गलत का चुनाव कर रहे हैं। एक नॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि सही और मोरालिटी का मतलब सही और गलत में चुनाव करना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिज्म से सही और गलत का चुनाव करना। बस सही और गलत तो कुछ भी, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहे, सोसाइटी कुछ और कहेगा, बाइबल कुछ और कहेगा, कुरान कुछ और कहेगा, लेकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिज्म से क्या सही है और क्या गलत, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। डेफिनेशन क्या है, एडियरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, स्पिरिट वर्ड पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि नॉट जस्ट व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 400 के या भी उससे भी ज्यादा जो आर्टिकल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा स्पिरिट बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। नॉट, वो होता है ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एक ईडीएम है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। अब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के कई लेयर्स हो सकते हैं। राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, तो राइट टू लाइफ के कई लेयर्स हो सकते हैं। राइट टू लाइफ में आपका राइट टू मैरी भी आ जाएगा, राइट टू लाइवलीहुड भी आ जाएगा, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लक्ष्मीकांत चैप्टर खोल के देखिए, कम से कम 25 राइट्स वहां से निकलते हैं आर्टिकल 21 से। तो स्पिरिट क्या है, लिखने को तो लिख दिया हमने सेकुलरिज्म, लिखने को तो लिख दिया हमने प्रियम्बल में सोशलिज्म, लेकिन उसका स्पिरिट क्या है, ये ज्यादा मैटर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में। जैसे फर्ज कीजिए,
सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड डिनायल ऑफ वुमेन एंट्री इन द सबरीमाला टेम्पल एज वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 17। जो सबरीमला का इशू 2017-18 में बहुत लाइमलाइट में था, वो ये था कि महिलाओं को सबरीमला टेम्पल में एंट्री की मनाही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको क्या इंटरप्रेट किया कि इट इज अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 17। इट इज अ काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर आप किसी को उसके जेंडर के आधार पे या उसके बर्थ के आधार पे कोई राइट जो है डिनाई कर रहे हैं, तो ये अनटचेबिलिटी है। अब कहने को ये आर्टिकल 17 में नहीं लिखा है कि डिनायल ऑफ एंट्री ऑफ वुमेन इन द टेम्पल जो है ये वायोलेट करेगा आर्टिकल 17 को। लेकिन स्पिरिट बिहाइंड द आर्टिकल 17 वो ये कहता है, या संविधान सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया वो ये कहता है कि अगर आप महिलाओं को टेम्पल में जाने से रोकते हैं तो इट वायोलेट्स आर्टिकल 17। इट वायलेट्स द आर्टिकल विच सेज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब समझ में आया होगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मोरालिटी मतलब सही और गलत का चुनाव, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिज्म से सही और गलत का चुनाव करते हैं। एंड मोर देन वर्ड्स, मोर देन लिटरल मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, spirit behind the constitution is more important. Spirit behind those provisions is more important. तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बताया फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है जो किसी भी कंट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है। इट इज अ बिलीफ इन लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी रूल एंड अपहोल्ड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इसमें बस की वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिए। लिमिटिंग गवर्नमेंट, लिमिटिंग गवर्नमेंट का मतलब यह है कि जो ऊपर मैंने बात बताया ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे इंश्योर हो सकता है? सेपरेशन ऑफ पावर ऐसे इंश्योर हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि जो गवर्नमेंट है वो पावर को मिसयूज कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन विल हैव द सेट ऑफ लॉज, सेट ऑफ रूल्स, जो कि एक गवर्नमेंट को प्रिवेंट करेंगे आर्बिटरी एक्शन लेने में। कोई भी गवर्नमेंट अगर आर्बिटरी एक्शन ले लेगी, मिसाल के तौर पे वो जो एनजेएसी वाला मैंने एग्जांपल दिया था, एनजेएसी का फॉर्मेशन कर दिया उसने सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी नहीं 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 नहीं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, ये जो है नल एंड वॉइड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? लिमिटिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है। अगर पावर को लिमिट नहीं करेगा तो क्या होगा? वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है, वही होगा जो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में हो रहा है, वही होगा जो आपका रशिया में हो रहा है। कहने को तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके उसके डायनेमिक्स अलग हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इंश्योर करता है कि पावर तो है आपके पास, जुडिशरी के भी पास पावर है, एग्जीक्यूटिव के भी पास पावर है, लेजिस्लेचर के भी पावर है, पास पावर है, लेकिन वो पावर लिमिटेड है। अगर लेजिस्लेचर के पास पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी है कि अगर आप अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन अमेंड करने के साथ साथ आपको बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आपको रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ही है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जो कि बाद में लेजिस्लेचर ने उसको जो है कि उसमें जो है कि इम्प्रूवमेंट्स करे हैं या फिर कुछ अमेंडमेंट किया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ वाला केस आप सुने होंगे, गोलकनाथ केस में बोल दिया है कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है ही नहीं अमेंड करने का। तो ये भी तो एक तरह से आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में उसमें डाल दिया गया आर्टिकल 368 में कि नहीं, पावर तो है पार्लियामेंट के पास। तो कोई भी विंग ऑफ गवर्नमेंट अगर ज्यादा शान पत्ती करेगा, ज्यादा अपना पावर, जो उसके पास पावर मिला है वो पावर को क्रॉस करके ज्यादा पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि नहीं, वो पावर लिमिटेड है। क्योंकि लिमिटेड क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिखे हैं उस आधार पर पावर्स आपके लिमिटेड है। तो लिमिटेड वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ये लिमिटेड वर्ड से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। लिमिटेड गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बिल्कुल। रूल ऑफ लॉ क्यों? पहले क्या था? पहले जो राजा ने बोल दिया वो कानून था। राजा का बेटा राजा होगा, जो भी आर्बिट्ररी कुछ भी बोल दिया, शाहजहां ने बोल दिया हाथ कटवाओ, जो भी मिस्त्रियों ने जो बनाया था ताजमहल, तो काट दिया गया हाथ। तो जो राजा ने बोल दिया वो कानून बन गया। लेकिन अभी क्या है? अब कानून का राज है। पहले राजा का कानून था, अब कानून का राज, अब कानून ही राजा है, रूल ऑफ लॉ। पहले क्या था? रूल ऑफ किंग, अभी क्या है? रूल ऑफ लॉ। अब लॉ मतलब क्या? लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ मतलब रेगुलेशन, रूल्स, जो भी लॉज बनते हैं।
तो वो क्या, जब लॉज बनते हैं तो वो क्या इंश्योर करेगा, वो यही इंश्योर करेगा कि एग्जीक्यूटिव भी अपने हद में रहे, लेजिस्लेचर भी अपने हद में रहे, और जुडिशरी भी अपने हद में रहे। ये लॉ इंश्योर करेगा, इसीलिए रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक्स एंड बैलेंसेस, जाहिर सी बात है, मैंने बताया कोई भी विंग ऑफ द गवर्नमेंट ज्यादा शांत पत्ती करेगा, ज्यादा अपने पावर से ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, तो दूसरा ऑफ द विंग ऑफ द गवर्नमेंट उसको जो है कि चेक करेगा। और ये इसी को बोलते हैं वो इंडिया का सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ है। ये सारी चीजें लिखी हुई है लक्ष्मीकांत में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मुझे समझाना था, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये भी आज तक एक्सप्लिसिटली पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है? पहली बात तो इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन कर रहा है, कितना प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। फिर से मैं लिख देता हूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, बाय whom टू प्रोड्यूस, बाय whom एंड फॉर whom, और एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाली बात। ये जो भी चीजें, जो इसका आंसर होगा, समझ लीजिए इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, इसको इस बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है कि कैपिटलिज्म में मींस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ये जो है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होगा। क्या प्रोड्यूस करना है, उस चीज को प्रोड्यूस करना है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी। किसके द्वारा प्रोड्यूस करना है, उन लेबर्स के साथ प्रोड्यूस करना है, या उन मींस ऑफ प्रोडक्शन के साथ प्रोड्यूस करना है जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम करें। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उसके लिए प्रोड्यूस करना है जो कि हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी आपको दे पाए। तो कैपिटलिज्म का एक सिंपल सा मतलब मनी बेस्ड एरिस्टोक्रेसी, जिसके पास जितना पैसा है कैपिटलिज्म में वो चैंपियन है। मान लीजिए आपको जो है कि संतरे प्रोड्यूस करने हैं, एक प्राइवेट प्लेयर को संतरे प्रोड्यूस करने हैं, तो वो क्यों प्रोड्यूस करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, संतरे प्रोड्यूस वो इसलिए करेगा क्योंकि संतरे की डिमांड है, जिस चीज की डिमांड होगी वो वही प्रोड्यूस करेगा। बाय whom टू प्रोड्यूस, तो वो उन लेबर्स को प्रोड्यूस के साथ वो प्रोड्यूस करवाएगा जो कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। यहाँ कोई लेबर राइट वाली बात नहीं है। और किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए प्रोड्यूस करेगा जो उसको हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी दे पाए। तो यह कैपिटलिज्म का सीधा सा मतलब। प्राइवेट ओनरशिप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हार्ड कोर कैपिटलिज्म है उसमें सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप होता है, उसमें कोई भी आपका स्टेट ओनरशिप या कलेक्टिव ओनरशिप नहीं होता, इसमें केवल प्राइवेट ओनरशिप होता है। तो इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस ओन रिसोर्सेज एंड बिजनेस, जाहिर सी बात है प्रॉफिट मोटिव और री इन्वेस्टमेंट, एक वर्ड याद रखिएगा, कीवर्ड री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट मतलब जितना आपको प्रॉफिट हुआ, आप फिर से उसको लगा रहे हैं, आप फिर से उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि और पैसा कमाए। ये है री इन्वेस्टमेंट। और यही जो है री इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट कैपिटलिज्म को फेडरलिज्म से डिफर करवाता है। तो आप ये री इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट याद रखिएगा। मार्केट इकोनॉमी, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से प्राइसेस और प्रोडक्शन जो है वो डील करता है। किसका क्या प्राइस होगा, किसका कौन सी चीज कितनी प्रोड्यूस होगी, कितनी नहीं प्रोड्यूस होगी, ये सब मार्केट डिटरमाइन करेगा। जो एडम स्मिथ ने बात कही थी, मार्केट जो है वो इनविजिबल हैंड है। इनविजिबल हैंड, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनविजिबल हैंड किसने कहा था मार्केट को, तो ये एडम स्मिथ ने कहा था, याद रखिएगा ये बात। ये सीडीएस में पूछा हुआ है, एडम स्मिथ ने कहा था। तो क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी चीज की कितनी प्राइस होगी, ये सारी चीजें मार्केट डिटरमाइन करेगी। उसमें स्टेट इंटरवेंशन लिटरली जीरो होता है। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट होती है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल जो है मिनिमल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। इट प्लेज अ लिमिटेड रोल इन इकोनॉमिक अफेयर्स, लेस इज फेयर। वही ये भी फ्रांस से आया है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां लिबर्टी की बात हुई थी, इक्वेलिटी की बात हुई थी। तो लिबर्टी की जहां तक बात है, वो इंडिविजुअल तक ही सीमित नहीं थी, मार्केट को भी लिबरेट करना है। पहले क्या, वो जो लुई 16 थे, वो सारी चीजें, इकोनॉमी भी गवर्न करते थे फ्रांस का। तो उसके बाद नहीं कि नहीं भाई फ्री ट्रेड होना चाहिए, लेसेस फेरे होना चाहिए। तो यहाँ जो है कि गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होना चाहिए। और कंपटीशन, बिल्कुल कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि एक एक प्राइवेट प्लेयर है तो दूसरे प्राइवेट प्लेयर के साथ compete करेगा। एक प्राइवेट प्लेयर है, वो
कोई कमोडिटी जो है 100 रुपए में बेच रहा है, दूसरा प्राइवेट प्लेयर है वो 90 रुपए में बेच रहा है। ऐसे मतलब कंपटीशन जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैपिटलिज्म का। तो मनी बेस्ड एरिस्टोक्रेसी है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके द्वारा प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सब प्राइवेट प्लेयर्स डिटरमाइन करेंगे, सब मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे, सप्लाई और डिमांड डिटरमाइन करेगी। तो ये है आपका कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म क्या है इसका ठीक उल्टा। क्या इसमें जो ओनरशिप है ये कलेक्टिव ओनरशिप होती है, इसमें कोई भी प्राइवेट जो है कि ओनरशिप नहीं होती, कोई भी प्राइवेट प्लेयर यहाँ नहीं होता है, यहाँ सब कुछ सबका है, एक तरह से कलेक्टिव ओनरशिप है यहाँ। तो इट इज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी बाय एडवोकेटिंग फॉर अ क्लासलेस सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज आर कम्युनली ओन्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन नीड। मतलब जो भी ओनरशिप है, जो भी रिसोर्सेज हैं, सब कलेक्टिव ओनरशिप है और सब इक्वली डिवाइड होगा। सब इक्वली जो है वो डिफरेंट एंटिटीज में, डिफरेंट पीपल में डिवाइड होगा, इररेस्पेक्टिव कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, नहीं, उससे मतलब नहीं है। कलेक्टिव ओनरशिप है सबका, सब चीज सबका है, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी वैसे ही होगा। कलेक्टिव ओनरशिप यहाँ है, जाहिर सी बात है। क्लासलेस सोसाइटी है, क्लासलेस सोसाइटी ये एम करती है। और सेंट्रल प्लानिंग, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिसाइड, वो मैंने बात करी थी ना, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, तो ये सब बातें यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जो मेन आपका जो स्टेट है वो डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्शन रखना है, कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस रखना है, किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीजें प्लान्ड इकोनॉमी, एक तरह प्लान्ड इकोनॉमी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इगेलिटेरियनिज्म, इगेलिटेरियनिज्म कुछ नहीं है, इक्वालिटी का ये दूसरा नाम है। एलिमिनेटिंग, ये देखिए, एलिमिनेटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, एलिमिनेट कर दो इनइक्वालिटी, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी उसको एलिमिनेट कर दो। लेकिन सोशलिज्म क्या बोलेगा, सोशलिज्म अभी हम लोग आएंगे, सोशलिज्म क्या है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ऐसा इनइक्वालिटी तो यार एक मतलब नेचुरल टेंडेंसी है कि इनइक्वालिटी तो होगी। भगवान ने अगर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष बनाया है तो एक छोटा सा घास भी बनाया है, तो इनइक्वालिटी तो नेचुरल चीज है। लेकिन कम्युनिज्म क्या है, काफी आइडियलिस्टिक बात करता है कि नहीं, जो है कि एलिमिनेट कर दो पूरा इनइक्वालिटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ नहीं है, मतलब जीरो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। लैंड, बिजनेस, रिसोर्सेज आर कलेक्टिवली ओन्ड, हर चीज हर किसी का है, तो याद रखिएगा। अभी वही मैंने बोला कि पहले जो है कि कैपिटलिज्म आया, तो कैपिटलिज्म के विरोध में जो कार्ल मार्क्स जैसे लोग सामने आए, बहुत ही असर्टिव ढंग से सामने आएंगे, तो वो थेसिस का एंटीथेसिस है, ये एक तरह से समझ लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि सिंथेसिस होगा, उसके बाद आएगा सोशलिज्म, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। सोशलिज्म, सोशलिज्म के बारे में देख लेते हैं। Economic and political system where the means of production are owned and regulated by state or collectively by people with an emphasis on reducing inequality। यह inequality को reduce करने की बात हो रही है। तो ये जो है कि उतना ज्यादा कम्युनिज्म की तरह उतना असर्टिव नहीं है जितना कि कम्युनिज्म था। यहाँ मिक्स्ड ओनरशिप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, मिक्स्ड ओनरशिप। यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी यहाँ एग्जिस्ट करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत, इसमें स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि यहाँ जो है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट मोटिव से कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे इंडिया भी सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया भी सोशलिस्ट कंट्री है क्योंकि हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है सोशलिज्म, तो इंडिया भी सोशलिस्ट कंट्री है। तो लेकिन इंडिया में जो है कि पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, जिस चीज़ की डिमांड होती है वो भी प्रोड्यूस होता है, और जो स्टेट चाहे वो भी प्रोड्यूस होता है, तो दोनों तरह का। तो यह इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो सोशलिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट है। आप अमीर तो हो सकते हैं, आप मतलब कितना भी पैसा आप ले तो सकते हैं, लेकिन वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली वो जो जितना भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हम लोग एक एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ सकें। वो कंप्लीटली एलिमिनेट होना तो शायद वो बहुत आइडियलिस्टिक हो जाएगा जैसे कम्युनिज्म बात करता था, लेकिन वो उस तरह तरफ बढ़ने का एक प्रयास समझ लीजिए आप। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो कि आर्टिकल 39 बी और 39 सी में आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। यहाँ लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग एग्जैक्टली की बात नहीं करी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को रिड्यूस करने की बात हुई है, और
रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हुई है। तो ये सब चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट रोल इन की सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, यूटिलिटीज। अब बहुत सारे हेल्थ केयर के सर्विसेज हैं, आयुष्मान भारत है जो कि गरीबों को फ्री में दिया जाता है। वो गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन है 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करके कुछ चीजें नीडी लोगों को वो फ्री में प्रोवाइड करती है। वो सबको फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगी, सबको भी कर सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो है सोशलिज्म का वो है। सोशल वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की तरफ ये जो है कि एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है। एक बात याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन सोशलिज्म ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। कहीं बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म को नहीं बोला हुआ है। लेकिन वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है ये। तो याद रखिएगा ये। तो सोशलिज्म क्या है, उसी कम्युनिज्म का थोड़ा सा लाइटर वर्जन आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर सकती है, इसमें प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, लेकिन इन सब के साथ साथ रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इगेलिटेरियन स्टेट की तरफ, वेलफेयर स्टेट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और एक गवर्नमेंट क्या काम करेगी, गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ रेगुलेटिंग एजेंसी, जो कि कुछ सेक्टर्स में सब्सिडीज देगी, हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, वेलफेयर वाले काम करेगी। और मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिस्ट रिजीम्स आप देखेंगे वो मोस्टली टोटलिटेरियन होते हैं, मोस्टली अथॉरिटेरियन होते हैं। लेकिन सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी कैन गो हैंड इन हैंड। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जैसे इंडिया में, इंडिया सोशलिज्म हमारे प्रियम्बल में है, लेकिन इंडिया जो है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो ये असर्टिव नहीं है कम्युनिज्म की तरह, और ये अनडेमोक्रेटिक नहीं है कम्युनिज्म की तरह। कम्युनिज्म में तो मतलब एक बंदे की ओपिनियन की कोई कीमत ही नहीं है कि एक एक पर्टिकुलर इंसान कैसे, सब लोग ग्रुप हर्ड मेंटेलिटी एक तरह से है। लेकिन यहाँ क्या है कि इंडिविजुअल वॉइसेस को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये है आपका सोशलिज्म। तो क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन, यही सबसे बनेगा, ये सब जो कीवर्ड्स है ना, मिक्स्ड ओनरशिप, सोशल वेलफेयर, इंडिया इज अ इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ उसमें नहीं है, आपका और किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है, इसी में है, सोशलिज्म में है, याद रखिएगा। 39B 39C पूछा जा सकता है, वेलफेयर स्टेट पूछा जा सकता है। तो ये सब है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। एक डिफरेंस आता है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म। मार्क्सिज्म क्या कहा कि जो कार्ल मार्क्स जो थे, जिन्होंने कम्युनिज्म को इजाद किया था, जो उनका किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये सब इनकी किताब है। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ कम्युनिज्म देंगे। ये बहुत ही असर्टिव ढंग से, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टाइप की बातें करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल बातें ज्यादा करेंगे। लेकिन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, लेनिन जो है, जो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के बाद लेनिन पावर में आया था यूएसएसआर में, तो वो जो है कि प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ कम्युनिज्म देगा, कि वो थोड़ा सा टोन डाउन करेगा उसको, कि नहीं भाई इतनी भी आइडियलिस्टिक बातें नहीं करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है। तो डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स, ये याद रख लीजिएगा। मार्क्सिज्म, जाहिर सी बात है, मार्क्स है तो मार्क्स और एंजल्स का नाम। और ये व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन, प्रोलेटेरियन का मतलब समझ लीजिए जो पीजेंट्स होते हैं, जो वर्किंग क्लास है, उसको प्रोलेटेरिएट बोलते हैं। और जो अपर क्लास है, जो ओनर वाली क्लास है, उसको बॉर्जियोसी बोलते हैं, बॉर्जुओसी, बॉर्जियोस, ये वाला क्लास बोलते हैं, ये ओनर्स की क्लास है। और ये जो पीजेंट क्लास है उसको प्रोलेटेरिएट बोलते हैं। तो ये मार्क्स ये कहते थे कि प्रोलेटेरिएट ही रिवॉल्यूशन करेंगे, प्रोलेटेरिएट ही रिवॉल्यूशन करेंगे, और वही रिवॉल्यूशन करके एक क्लासलेस सोसाइटी के साथ, के क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की तरफ ले जाएंगे अपने कंट्री को। लेकिन लेनिन क्या करता था, नहीं भाई, मतलब सब कुछ रिवोल्यूशनरीज के हाथ में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, लेनिन पावर में आया था रिवोल्यूशनरीज की वजह से ही, लेकिन इसने बाद में अपनी वेंगार्ड पार्टी बना दी कि नहीं, मतलब होना चाहिए डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट होना चाहिए, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए पार्टी की भी जरूरत है, स्टेट की भी जरूरत है। तो इसने स्टेट को रिकॉग्नाइज किया, स्टेट के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया। और ये क्या बोलेगा कि नहीं भाई, स्टेट कुछ नहीं, जब ऊपर भी हमने देखा स्टेट कुछ नहीं, क्लास कुछ नहीं।
ये जो है मार्क्सिज्म है, बहुत ही असर्टिव, फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब जाहिर सी बात है, मार्क्स जो था वो जर्मनी का था, तो वहाँ जो मोस्टली सोसाइटी है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो वहाँ की जो प्रोलेटेरिएट क्लास होगी वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होंगे। लेकिन मूल रूप से जो रशिया है या फिर जो साउथ एशियन इकोनॉमीज हैं वो एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं, तो वहाँ जो है कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो एग्रेरियन है। तो यहाँ जो रिवॉल्यूशन करेंगे ये वो वाले प्रोलेटेरिएट करेंगे, एग्रेरियन प्रोलेटेरिएट करेंगे। तो फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज और ये फोकस्ड ऑन एग्रेरियन सोसाइटीज। जाहिर सी बात है, स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। स्टेट प्लेज अ की रोल इन सोशलिज्म ट्रांजिशन। याद रखिएगा, स्टेट को लेनिन ने रिकॉग्नाइज किया था। और क्या है, इंपीरियलिज्म सीन एज द हाईएस्ट स्टेज स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अब जिस टाइम मार्क्स जो है फंक्शन कर रहा था, उस टाइम इंपीरियलिज्म इतनी भी बड़ी कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं था। लेकिन जब लेनिन पावर में आया तो इंपीरियलिज्म जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका था। तो लेनिन ने जो है इंपीरियलिज्म इंपीरियलिज्म प्लस कैपिटलिज्म को लिंक किया कि कैपिटलिज्म जो है वो इंपीरियलिज्म से बहुत जुड़ा हुआ है। अब सेम बात आपके इंडिया में लाजपत राय भी करेंगे, भगत सिंह भी करेंगे। जो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो इंडिया में देखने को मिलता है 1920s में, वो जो है कि आपको इन्हीं के व्यूज से इंस्पायर्ड होगा कि इंपीरियलिज्म को इन लोगों ने कैपिटलिज्म से लिंक किया। अब ये मार्क्सिज्म थ्योरेटिकल है, मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ जेडोंग, हो ची मिन। अब देखिए इन लोगों में अंतर क्या है, मार्क्स, एंजल्स और बाकी इन लोगों में अंतर क्या है। इन लोगों में अंतर क्या है कि ये लोग लीडर्स थे। लेनिन, स्टालिन, माओ जेडोंग, ये लोग फंक्शन कर रहे थे, मतलब अपने अपने कंट्री के लोग लीडर्स थे। तो जब लीडरशिप की बात होती है तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हमें थ्योरेटिकल बातें, पढ़ी पढ़ाई बातों के अलावा हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि स्टेट ही खत्म कर दो, क्लास ही खत्म कर दो, मतलब फिर कैसे चलेगा, मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो होता है। तो जब ये कम्युनिज्म जो है जब प्रैक्टिस करने की बात आई, तो ये जो है कि समझ में आया कि नहीं, स्टेट की भी जरूरत है, सेंट्रल प्लानिंग की भी जरूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी जरूरत है, कि थोड़ा बहुत मिक्स्ड इकोनॉमी की भी जरूरत है। तो इसीलिए बाद में जो हार्ड कोर कम्युनिज्म वाले जितने भी कंट्रीज हैं वो ज्यादातर डिक्लाइन कर गए 1990s के पास आते आते। तो ये आप याद रख लीजिएगा, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है लेकिन पूछा जा सकता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सेकुलरिज्म। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है जो कि मेंस में बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। मतलब मुझे ऐसा हंच आ रहा है कि ये पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है, कोई नहीं, वैसे तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और ये सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन की बात करता है। और दो स्ट्रैंड होते हैं मेनली, एक हार्ड सेकुलरिज्म और एक सॉफ्ट सेकुलरिज्म। तो हार्ड सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, स्ट्रिक्ट। और ये उतना भी नॉट स्ट्रिक्ट। अब इसका एग्जांपल आप, हार्ड का क्या एग्जांपल आप लेंगे, फ्रांस। फ्रांस में क्या है, जैसे टर्बन बैन है, हिजाब बैन है, मतलब वहां जो रिलीजियस राइट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। मतलब स्टेट अलग है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, और आपका इंडिविजुअल जो रिलीजन है वो अलग है। तो वहाँ ये बहुत ही हार्ड हार्ड सेकुलरिज्म है। ये स्टेट अलग और आपका जो है कि रिलीजन अलग। और वहाँ जो है कि बहुत ज़्यादा असर्टिव ढंग से सेपरेशन को इंश्योर किया जाता है स्टेट और रिलीजन के। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। स्टेट जो है वो रिलीजन में भी थोड़ा सा इंटरवीन कर सकता है, और रिलीजन जो है वो थोड़ा बहुत स्टेट में भी इंटरवीन कर सकती है। तो स्टेट एंड रिलीजन नॉट टू डिफरेंट स्फीयर्स, जाहिर सी बात है। और माइनॉरिटी कल्चर को ये जो है कि एम्पावर करने की बात करता है, इंडियन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म, जो कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सर्वधर्म समभाव, देखिए कितना, ये वर्ड से ही कितना कुछ क्लियर हो जाता है कि सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्मों के प्रति जो हमारा भाव होगा वो सेम होगा। लेकिन वो लोग क्या है, वो लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। जो वहाँ वो लोग क्या बोलेंगे, वेस्टर्न इकोनॉमीज और वेस्टर्न पॉलिटी क्या बोलेगी कि नहीं, स्टेट अलग और रिलीजन अलग, रिलीजन से हमको कोई मतलब नहीं है, रिलीजन अपना देखे, हम स्टेट का अपना देखेंगे। तो ये है। जेंडर जस्टिस की बात होती है, बिल्कुल। कास्ट जस्टिस की बात होती है, बिल्कुल। टेम्पल, इसमें क्या हो रहा है, देखिए सबरीमला में क्या हुआ, एक तरह से जुडिशरी ने इंटरवीन किया। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इज अ विंग ऑफ द स्टेट। तो जुडिशरी ने इंटरवीन करके ये इंश्योर किया कि जेंडर जस्टिस इंश्योर हो।
टेम्पल एंट्री का जो मूवमेंट चला 1930s में, उसमें जो है कि स्टेट ने इंटरवीन करके ये इंश्योर किया कि नहीं, कास्ट जस्टिस जो है वो इंश्योर हो। तो ये इंडिया के सेकुलरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिलीजन इज पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड, रिलीजन को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ जो है फेस्टिवल्स पर छुट्टी दी जाती है, यहाँ अमरनाथ यात्रा पर भी सब्सिडी दी जाती है, हज यात्रा पर भी सब्सिडी दी जाती है। कोई एक विशेष रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता है। ये इंडिया का इसीलिए ना इंडिया को बोला जाता है इंडिया का सर्वधर्म समभाव वाली बात इसीलिए बोला जाता है। हाउएवर नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, कि आप सब्सिडी तो दे रहे हैं, आप फेस्टिवल्स पर छुट्टी भी दे रहे हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आप फेवर नहीं कर सकते। तो ये इंडियन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म है, जो कि एक एक की वर्ड आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। प्रिंसिपल्ड सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। ये राजीव भार्गव नाम के एक सोशोलॉजिस्ट थे क्या है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, प्रिंसिपल से सेपरेशन की बात करी थी उसने। क्या है मतलब, वो यही है कि जैसे ये स्टेट है और ये आपका रिलीजन है, ये स्टेट है। ये सब मेंस में आप पढ़ते होंगे, जो लोग जिन लोगों को आइडिया होगा उन लोग को ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करना है यहाँ। आप समझ लीजिए, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ये समझ लीजिए रिलीजन। तो इंडिया में क्या है, इंडिया यहाँ बीच में है। स्टेट रिलीजन में भी थोड़ा बहुत इंटरवीन कर देगा, रिलीजन स्टेट में भी इंटरवीन कर देगा थोड़ा सा। ये पोरस सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है यहाँ। और बाकी वेस्टर्न क्या है, ये स्टेट है, ये रिलीजन, ये वेस्टर्न है आपका। और फ्रांस क्या है, फ्रांस बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मतलब ज्यादा भी शान पत्ती करोगे रिलीजन के नाम पे, मतलब पेल देगा तुमको। खैर छोड़ो। तो ये है आपका सेकुलरिज्म। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। अब देखिए, अब ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप देख के ये मत सोचिए कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये तो हम कभी पढ़े नहीं है, अब इतनी लक्ष्मीकांत पढ़ ली अब तो ये पता नहीं। आप एलिमिनेट करिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछता है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट है तो एलिमिनेट करिए। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। अभी एक सेंटेंस है, उसका एक पार्ट क्वेश्चन में दे दिया, उसका कंटिन्यूएशन जो है वो आंसर होगा। क्या कॉल इनटू एक्टिविटी करा, डेमोक्रेसी किस चीज को कहता है कि तुम एक्टिविटी में आ जाओ, देखते हैं क्या। अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। अब मतलब पार्टी मतलब कौन सी पार्टी भाई, मतलब अपने जरूरी थोड़ी है कि हर डेमोक्रेसी में पार्टी वाली डेमोक्रेसी ही हो, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो। तो पार्टी वर्कर जो है वो एक्टिविटी में आ जाएंगे, तो जरूरी थोड़ी है कि वो डेमोक्रेसी को इंश्योर कर देंगे। बहुत सारे पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत उपद्रव मचाते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, ऐसे ही एलिमिनेट होता है। और सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, मतलब सुपीरियर इंडिविजुअल आप बना दोगे। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या है कि सब इक्वल रहेंगे, सब स्टेट की नज़र में सब इक्वल है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई जात वाली कोई डायनेमिक्स नहीं है। तो सुपीरियर इंडिविजुअल, सुपीरियर मतलब क्या, कि एक ऐसा इंडिविजुअल बना देंगे जो कि बाकी लोग उसके कॉन्टेक्स्ट में इंफीरियर हो। तो ये तो एगेलिटेरियन प्रिंसिपल, इक्वलिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ ये बात हो जाएगी ना, तो ये गलत हो जाएगा। द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, मतलब डेमोक्रेसी के क्या करेगा, वो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन कर देगा। मतलब जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको उसको जो है स्ट्रेंथन कर देगा। ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ ये बात हो जाएगी, कि जैसे वो इंदिरा गांधी के जमाने में जो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, तो वैसी बात हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी वो नहीं है, डेमोक्रेसी वो है जो सब सारे विंग ऑफ द गवर्नमेंट में एक सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर कर सके, इंडिविजुअल राइट्स को रिकॉग्नाइज करे, ये सब चीजें हैं। एन इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन। अब ये देखिए, अब देखने को आप यहाँ डाउट में हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या, ऑर्डिनरी मैन और वुमेन क्या जो इंटेलिजेंस और उसके कैरेक्टर है उसको रिकॉग्नाइज करना। अब सी और ए में डिफरेंस क्या है, सी और ए में सी जो कह रहा था वो सुपीरियर इंडिविजुअल बनाने की बात कर रहा था, एज कंपेयर टू अदर पीपल, कि बाकी लोग वैसे ही रह जाएं और सुपीरियर इंडिविजुअल बन जाए। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डिनरी मैन की बात कर रहा है। तो वही वाली बात होती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन वाला आंसर हो जाएगा, ऐसे ही होता है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, मतलब क्या एब्सेंस हो जाएगा तो इक्वालिटी इंश्योर हो जाएगी। पीछे से पढ़ते हैं इधर से, आइडियोलॉजी, मतलब वन वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी। मतलब आइडियोलॉजी एब्सेंस हो जाएगा तो इक्वालिटी इंश्योर हो जाएगी। मतलब आइडियोलॉजी कोई ऐसी बहुत खराब चीज थोड़ी है, तो यहां से खत्म हो जाएगा। कंपटीशन,
गलत बात है यार। अब आप ये सोचिए इक्वालिटी जो है इंडिया में, इक्वालिटी है बिल्कुल, मतलब एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो है, मतलब हम लोग उसको प्रीच तो करते हैं, भले प्रैक्टिस ना करते हैं, लेकिन इक्वालिटी तो है। तो इंडिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, क्या इंडिया में कंपटीशन नहीं है? इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज में अलग कंपटीशन है, कॉर्पोरेट हाउसेज में अलग कंपटीशन है, हर हर चीज में अलग कंपटीशन है। तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा वो लिबर्टी वाली बात, कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, तो ये तो पहली बात तो ये लिबर्टी वाला प्रिंसिपल है। और लिबर्टी में भी निगेटिव लिबर्टी, और मैंने बोला आपको आंसर उसी कॉन्टेक्स्ट में करना है कि आपको पॉजिटिव लिबर्टी वाला इंटरप्रिटेशन लेना है, तो आपको यहां से खत्म कर देना है। और एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, अब प्रिविलेजेस और राइट्स में अंतर होता है। प्रिविलेजेस क्या होता है कि एक विशेष वर्ग को कुछ स्पेशल राइट्स मिल जाए, ये हो गया आपका प्रिविलेज। तो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है, या फिर राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, वो ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि किसी को उसके जन्म के आधार पर, किसी विशेष समुदाय के होने के आधार पर उसको कोई प्रिविलेज न मिले। प्रिविलेज मतलब मोर राइट्स एज कंपेयर टू अदर पीपल, कुछ एक फेवरेटिज्म आप इसको कह सकते हैं, नेपोटिज्म का आप एग्जांपल ले लीजिए, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, तो नेपोटिज्म भले प्रैक्टिस में है इंडिया में, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? किसी को प्रिविलेज के आधार पर कुछ बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो उसके दादाजी जो है वो बहुत बड़े जमींदार थे या राजा महाराजा थे, तो उसके आधार पर आप उनको जो है कि महाराजा महाराजा कह के बोलिए, ऐसा नहीं है। तो ये नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो प्रिविलेज जो है ये निगेटिव चीज होती है, याद रखिएगा, इट इज अ निगेटिव चीज। और राइट्स जो होते हैं, राइट जो है ये पॉजिटिव चीज है। तो प्रिविलेज को एब्सेंस करने की बात होगी, प्रिविलेजेस को हटाने की बात होगी, तो याद रखिएगा, तो यहां से प्रिविलेज आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ लिबर्टी, मैंने पहले बताया कि आपको पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन लेना है, पॉजिटिव। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट खत्म करिए, डू वॉट एवर वन लाइक, बिल्कुल गलत बात। और डेवलप वन से फुली, यही आंसर होगा। टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, ऐसी कोई बात नहीं है, वही अपने पर्सनैलिटी को, अपने बेस्ट वर्जन ऑफ ए पर्सनैलिटी बनो। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन तो यार मतलब बार बार ये 2020 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा, और 2023 में फिर पूछ दिया। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लिमिट करो, उसके पावर्स को लिमिट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। अब ये सब क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं। ध्यान से देखिए कि क्या ऐसी चीज होगी जो कि लिबर्टी को सेफ गार्ड करेगी, लिबर्टी को सुरक्षित करेगी। तो कमिटेड जुडिशरी। अब कमिटेड जुडिशरी का वो मतलब नहीं है कि जुडिशरी में जो जजेस हैं बहुत कमिटेड हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, छुट्टी नहीं, ये वो वाला कमिटेड नहीं है। एक कमिटेड होता है कि एग्जीक्यूटिव के प्रति कमिटेड होने की बात कर रहा है ये। कमिटेड का मतलब ये होता है, इसी तरह एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होता है। तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि कर्म योगी हैं भाई और बहुत अच्छे से काम करते हैं और मतलब अपने आप को बड़ा नहीं समझते हैं, वो वाला कमिटेड नहीं है। ये कमिटेड का मतलब कमिटेड टू एग्जीक्यूटिव, तो बिल्कुल गलत बात है। इंदिरा गांधी के समय में यही तो दिक्कत हो गई थी कि कमिटेड जुडिशरी वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जुडिशरी उनके प्रति कमिटेड हो, तो यहां से खत्म हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ये तो बहुत खराब बात हो जाएगी कि पावर एक जगह कंसंट्रेट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसंट्रेट हो गई पावर। और कहीं भी एक एक पावर जब कंसंट्रेट हो जाता है तो पावर को मिसयूज करेगा, तो वो लिबर्टी को डेंजर में लाएगा, तो यहाँ से ये चला गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब ये भी देखिए ध्यान से कि इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड होगी तो ये लिबर्टी को सेफ गार्ड कर देगी। बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे कंट्रीज में गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है, लेकिन क्या लिबर्टी जो है सेफ गार्ड होती है? पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट सो कॉल्ड इलेक्टेड ही होती है, लेकिन क्या वो लिबर्टी को वो करती है? बिल्कुल नहीं। और ये कोई पेनेशिया थोड़ी है कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट कर लिए और लिबर्टी इंश्योर हो गई, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। सेपरेशन ऑफ पावर, अब हाँ, ये जो है, अब ये ध्यान से देखिए, तो बी और डी जो है वो स्टार्कली अपोजिट है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर। और एक चीज याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इसको आप ट्रिक की तरह समझ सकते हैं कि जब दो ऑप्शंस एग्जैक्टली अपोजिट हो तो आंसर दो ही में से एक में कोई होता है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर गलत हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो सकता, पावर जो है इक्वली डिवाइडेड होगा डिफरेंट विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट में, तो ये लिबर्टी को जो है कि सेफ गार्ड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अब ये फिर से आ गया, मतलब ये सवाल में तो जैसे फंगस लग गया है, मतलब इतना बार आ चुका है कि फंगस लग गया है।
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन कहाँ गया लिमिटेड, बस लिमिटेड ढूंढिए, यही है, यही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फिर आएगा, अभी भी आ रहा है और आगे भी आएगा। जैसे राइट टू प्राइवेसी 3 बार पूछ लिया, 2024 में फिर पूछ लिया, तो इसको अब ये फिर से पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं पूछा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जरूर पूछा जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा। लॉ एंड लिबर्टी, अब ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है कि लॉ एंड लिबर्टी के बीच में अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप यानी और ऑप्शन सही हो सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। और मैंने क्या बोला था, लिबर्टी का क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉजिटिव लिबर्टी ही ध्यान देना है। अब आप ये देखिए, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अब ये एज्यूम कर रहा है कि लॉज जो है वो जो चेंज हो रहे हैं वो निगेटिवली ही चेंज हो रहे हैं। भाई लॉ पॉजिटिवली भी चेंज हो सकता है, कोई लॉ जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है और आज रिकॉग्नाइज करने लगा, तो लिबर्टी डेंजर में थोड़ी रहेगी, ये एज्यूम थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, तो यहां से ये चला गया। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, कितनी अथॉरिटी के साथ बोल रहा है, इतनी अथॉरिटी नहीं चलती है जिंदगी में भी और ऑप्शंस में भी, कि मतलब अगर लिबर्टी होनी चाहिए भैया तो कानून जो है वो पीपल द्वारा ही बनाओ। अब इंडिया में सारे कानून पीपल बनाती है नहीं, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव भले बनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने बनाया था, तो सारे पीपल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो इंडिया में है नहीं, लेकिन इंडिया में लिबर्टी तो है, तो यहां से ये चला गया। If there are more laws, there is less liberty. And if there are no laws, there is no liberty. अब आप ये देखिए, लॉज ज्यादा हैं तो लिबर्टी कम। लॉज अगर ज्यादा होंगे तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो लॉ है वो लॉ निगेटिव चीज ही होती है। लॉ जो है वो कभी कभी इनेबलर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आर्टिकल 21A ना होता, तो हम जो लिबर्टी की बात करते हैं, डेवलपिंग वन सेल्फ फुली, वो लॉ जो है अगर 21A नहीं होता, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 नहीं होता, तो हम लोग क्या वो एजुकेशन वाला जो अपना हमारा जो राइट है वो एक्सरसाइज कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो ज्यादा लॉ होना कभी कभी मतलब हमारे लिबर्टी को इनेबल भी कर सकता है। तो हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया है, इसको इस ऑप्शन में जो लोग अगर इसको ए मार देंगे, वो ये एज्यूम कर देंगे कि ज्यादा लॉ तो भाई लॉ तो निगेटिव चीज है, लॉ जितना रूल बनाओगे उतना हमारा जो लिबर्टी कम हो जाएगा, तो वो निगेटिव लिबर्टी कम हो जाएगा, आपके पर रिस्ट्रेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला इंटरप्रिटेशन वही लेना है जो पॉजिटिव लिबर्टी का है, क्योंकि अभी हम लोग ये थोड़ी यार मतलब जो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट सबको खुला सांड बना के थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव लिबर्टी को फेवर कर रहा है। इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, नो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे। अब ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो पेपर में आ गए तो आपको पहली बार में नहीं करना है, पहली बार में नहीं कि खट से मार के अब आगे बढ़ गए, नहीं तुक्का मार के आगे बढ़ गए, नहीं, इसको मार्क कर दीजिए, अब सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में आप इसको करिए और इत्मीनान से सोचिए कि अगर ये निगेटिव लिबर्टी की जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि एकदम खुला सांड बना दो, लॉ है लॉ को खत्म कर दो, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट कर दो, कुछ कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बाद में जॉन लॉक जैसे लोग आए, गांधी जैसे लोग आए, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं लॉ भी अच्छी चीज है, बस लॉ क्या है वो इनेबलर होना चाहिए। गांधी ने बहुत सारे लॉज को जो है कि विरोध किया, लेकिन बहुत सारे लॉज का विरोध नहीं भी किया, क्योंकि वो जो है कि जानते थे कि लॉ कैन ऑल्सो फैसिलिटेट लिबर्टी, फैसिलिटेट आवर फ्रीडम। तो इफ देर आर नो लॉज देर इज नो, लेकिन अगर लॉ ही नहीं रहेगा, लॉ है ही नहीं, तो लॉ है ही नहीं, तो वही वाली बात जो हॉब्स कहता था, नास्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट, कि हम इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है कि उसको खुला सांड बना, थोड़ा सा उसको स्पेस दो घुस जाएगा तुम्हारे अंदर। तो ऐसा भी नहीं, अगर लॉ नहीं रहेगी तो पूरी एनार्की वाली सिचुएशन आ जाएगी, और एनार्की जो है वो कभी भी लिबर्टी को, वो निगेटिव लिबर्टी को प्रमोट कर सकती है शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में वो जो है कि लिबर्टी को डिस्करेज ही करेगी। तो यहां से ये आंसर, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था और एग्जाम टाइम में हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन आप इसको याद रख लीजिए कि ये जॉन लॉक की का ये स्टेटमेंट है। और जब हमको लिबर्टी का कॉन्सेप्ट अगर हमको यूज करना है तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ही यूज करना है, तो यहाँ से ये जो है कि ऑप्शन भी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड थे। सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग मैंने डिस्कस कर ही लिया है, और मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ, बहुत ज़्यादा थ्योरी में मैं नहीं गया हूँ, और जो भी कीवर्ड्स मैंने बताए हैं, जो भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखिए, और ये ज़रूर आपका फ़ायदा करेगा। तो यहाँ से ये पहला वीडियो हमारा एंड होता है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। थैंक यू।